नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो और जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, ताकि आपको जल्द ही सफलता मिल जाए, जल्द ही आपके लक्ष्य हासिल हो जाए। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने चुना है उसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के द्वारा कोई एग्जाम्स करवाई जाती है सेंट्रल लेवल पे, आरआरबी रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है, यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, या राजस्थान एसआई की जो एग्जाम्स होती है, राजस्थान पुलिस की होती है, पटवार की होती है, दिल्ली पुलिस की होती है, ग्राम सेवक की एग्जाम्स होती है दोस्तों, या राजस्थान लेवल पे जो टीचर्स की एग्जाम होती है, उन सभी एग्जाम्स में दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भारत के भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आना दोस्तों एक आम बात है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलती है, जितनी भी हमारी एग्जाम्स लगती है ना दोस्तों, उसमें एनसीईआरटी पर आधारित आंकड़े पूछे जाते हैं आपसे। अपन क्या करते हैं दोस्तों, कंपटीशन की किताबों में घुसे रहते हैं और कंपटीशन की किताबों में बार बार उनका रिवीजन करते रहते हैं। और एग्जामिनर जो होता है ना वो दोस्तों स्कूल की जो किताबें होती है, यानी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो किताबें होती है, उन किताबों में से दोस्तों कंटेंट निकालता है और आपके सामने एग्जाम में रखता है। तो दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी वाले आंकड़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप सही तरीके से पेपर को हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं कंटेंट लेके आया हूं मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित। तो आज पढ़िए दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों का दोस्तों विश्लेषण अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। यानी एबीसीडी जो 4 ऑप्शन आते हैं ना हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य आधार होता है, उन्हीं के आधार पर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अपनी तैयारी जांचने का परखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं दोस्तों। डिटेल्स में अपन बार बार पढ़ते रहते हैं दोस्तों, हालांकि डिटेल्स में पढ़ना बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन अपनी तैयारी जांचने के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर निकाला करो। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी दोस्तों पढ़ने के कई तरीके होते हैं। जैसे डायरेक्टली बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ा, उसका आंसर क्या है डायरेक्ट आंसर पढ़ लिया और फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं। अगला भी ऐसा ही पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में निकल जाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ध्यान से पढ़े। फिर इसके अलावा जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों के बारे में दोस्तों अलग अलग तरीके से जानकारी जुटा लीजिए। कि जैसे मान लीजिए अपना आंसर ये हो गया, तो इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी जानकारी को भी आप ध्यान रखें, या उन सभी जानकारियों का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए अपन ऐसे ही अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है। 500 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, या फिर 8850 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में नहीं है, ये आंकड़ा दोस्तों मीटर में है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई बताइए। 500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 8850 मीटर। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों आपका सही आंसर है 2400 किलोमीटर। यानी भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नामचा बरवा पहाड़ी तक फैला हुआ है। और ये लंबाई कितने किलोमीटर आती है दोस्तों भारत में, 2400 किलोमीटर। अतः भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर है। याद रहेगा ना आपको, ठीक है। आपने सही आंसर तो देख लिया दोस्तों, लेकिन 3 ऑप्शन और भी है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो 500 किलोमीटर का है, एक 3214 किलोमीटर का है और एक 8850 मीटर का है। तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इन पर भी गौर कीजिए कि ये ऑप्शन क्या क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 500 किलोमीटर, भारत में हिमालय पर्वतमाला की जो अधिकतम चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। यानी हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई 200 से लेकर 500 किलोमीटर तक पाई जाती है भारत में। और लंबाई टोटल यदि देखी जाए तो 2400 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई कितनी है अधिकतम 500 किलोमीटर। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, 3214 किलोमीटर क्या है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है दोस्तों। यानी भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, वो है 3214 किलोमीटर।
और यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार बताइए या पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम में सरक्रिक से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक भारत की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। सरक्रिक का नाम आया है आपके सामने। सरक्रिक भारत का पश्चिमी बिंदु है। एक बात और ध्यान रखना आप दोस्तों, सरक्रिक के मामले में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरक्रिक स्थान कौन से देशों के बीच में विवादित है। सरक्रिक स्थान दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहा है। क्यों है ये सरक्रिक स्थान दोस्तों? भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और इस सरक्रिक स्थान को पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मानता है और भारत अपने क्षेत्र में मानता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में दोस्तों विवाद का विषय है, ध्यान रखना। सरक्रिक के अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय सिंधु नदी का जल बंटवारा भी है। यानी सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। हालांकि 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारा करवाया गया। अर्थात भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल को बांट दिया गया। इसके अलावा झेलम नदी पर जो तुलबुल परियोजना है, जो नौवहन परियोजना है, वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रही है। आप ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का जो सबसे बड़ा विषय है वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर। यानी 1947-48 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय दोस्तों अपने जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हो गए। एक जम्मू कश्मीर तो दोस्तों पाकिस्तान में चला गया, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और एक जो आधा भाग था कश्मीर का वो बना दोस्तों भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत या जम्मू कश्मीर राज्य। यहाँ एक गजब का क्वेश्चन निकल के आता दोस्तों कि पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों कंट्रोल लाइन या नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, नियंत्रण रेखा के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखिए आप, 8,850 मीटर। 8,850 मीटर का संबंध दोस्तों हिमालय पर्वतमाला से ही जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है, और यह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर है। ध्यान रखोगे, 8,850 मीटर क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति बताइए। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और गजब का क्वेश्चन सामने निकल के आता है ज्योग्राफी विषय में। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, 4 पर्वतमालाओं के नाम दिए गए हैं। एंडीज पर्वतमाला है, या रॉकीज पर्वतमाला है, या एटलस पर्वतमाला है, या फिर हिमालय पर्वतमाला है। यदि दोस्तों आपने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, या पहले क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देकर यदि आपने पढ़ा है ना, तो आपको आंसर मिल गया है। बताइए पहले क्वेश्चन के ऑप्शनों के आधार पर इसका क्या आंसर निकल के आता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, रॉकीज, एटलस या हिमालय। इन चारों में देखिए दोस्तों, इन चारों में 8,850 का आंकड़ा दोस्तों अपन ने अभी अभी जोड़ देकर पढ़ा है। क्या है? 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मिल गया ना दोस्तों आपका आंसर, बहुत ही आसानी से मिल गया कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वतमाला में ही माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस ऑप्शन के अलावा बाकी के 3 ऑप्शन भी है, एंडीज, रॉकीज
और एटलस। ये तीनों ऑप्शन भी दोस्तों आपके लिए उपयोगी हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है और रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एटलस पर्वतमाला दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है एटलस। और दोस्तों हिमालय एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है ही। लेकिन यदि इन चारों में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। और ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है दोस्तों लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास, या अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है ये एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मान लीजिए आप अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां इस क्वेश्चन के अंदर। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में, 7 में, 8 में या 4 में? देखिए दोस्तों भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटने के लिए यदि इन ऑप्शनों को आधार बनाया जाए तो भारत को दोस्तों 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 भौतिक प्रदेशों में। पहला है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह है। ये 5 भौतिक प्रदेश है दोस्तों भारत के अंदर, या भारत के भौतिक प्रदेशों को इन 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों आपकी कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की जो कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक है, उस पुस्तक में दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। लेकिन आप वहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर दोस्तों एक भौतिक प्रदेश ज्यादा लिखा हुआ है। उसमें कौन सा है? थार का मरुस्थल भौतिक प्रदेश। कई जगह अपन थार के मरुस्थल को पृथक पढ़ लेते हैं, और यदि निर्माण या संरचना के आधार पर देखा जाए तो जो थार का मरुस्थल है दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान का ही उपभाग है। उत्तर के विशाल मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है। एक तो राजस्थान का मैदान, एक सतलज का मैदान या पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान के मैदान की बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वह है लूणी नदी। कौन सी है दोस्तों? लूणी नदी। तो सही तरीके से देखा जाए, बनावट के आधार पर देखा जाए या नदियों के आधार पर बनाए गए पाठ के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का मैदान या मरुस्थल उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया दोस्तों? 5 भौतिक प्रदेशों में। 7 के बारे में कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं। ऑप्शन 8 आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बहुत सारी जगह 8 का आंकड़ा बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में पाली जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है? राजस्थान में पाली जिला दोस्तों 8 जिलों से सीमा बनाता है। क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली है। 8 का आंकड़ा दोस्तों एक और ध्यान रखना आप, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जो बीच में स्थित है, यानी वो ना तो किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या है दोस्तों 8। अतः राजस्थान में 8 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के मध्य वाले भाग में स्थित है, बीच वाले भाग में स्थित है। अगला देखिए 4 का आंकड़ा भी आपको विभाजन में देखने को मिल जाएगा। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कौन से 4 भागों में बांटा गया है? थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार है। आया दोस्तों समझ में? तो आइए अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग भारत में नहीं है? ट्रांस हिमालय को दोस्तों पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वतमाला या कैलाश पर्वत श्रेणी। भारत में दोस्तों हिमालय का विभाजन समांतर श्रेणी के आधार पर भी किया गया है और समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और उनमें से जो सबसे उत्तरी हिमालय है दोस्तों उसका नाम है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय।
इस ट्रांस हिमालय को दोस्तों फिर से 4 उपभागों में बांटा गया है। एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, एक का नाम है लद्दाख, एक है जास्कर और एक है दोस्तों कैलाश श्रेणी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग भारत में नहीं है? भारत में नहीं है कैलाश पर्वत श्रेणी दोस्तों तिब्बत में स्थित है, यानी वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है तिब्बत, तो कैलाश श्रेणी भारत से बाहर तिब्बत में है। बाकी ये तीनों दोस्तों भारत में स्थित है, यानी भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन से भाग में स्थित है, यानी हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? 4 ऑप्शन देखिए, क्या लद्दाख में स्थित है, क्या जास्कर में स्थित है, या काराकोरम श्रेणी में है, या कैलाश श्रेणी में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों काराकोरम के बारे में, काराकोरम भारत का महत्वपूर्ण दर्रा है या काराकोरम भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहले ही क्लियर हो गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑप्शन देखिए, क्या गुरु शिखर है? नहीं है। माउंट एवरेस्ट है? बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा पकड़े हो आप। माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय में स्थित है। तो बाकी के 3 ऑप्शन भी देखिए, गुरु शिखर, माउंट केटू और कंचनजंगा। गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। माउंट केटू दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो वर्तमान में पीओके में स्थित है। कहां स्थित है? पीओके में। एक दोस्तों कंचनजुंगा भी है। यह कंचनजुंगा दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो माउंट केटू या इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। जबकि यदि सही तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह दोस्तों कंचनजुंगा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन तो दोस्तों पीओके में स्थित है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ, कंचनजुंगा, ये सिक्किम में स्थित है। ये माउंट केटू जम्मू कश्मीर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल या तिब्बत में स्थित है। और जो गुरु शिखर है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पठार पर स्थित है, जो राजस्थान या अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नामचा बरुआ पहाड़ी कहां स्थित है? नामचा बरुआ पहाड़ी देखिए दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में तो नहीं है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। यानी नामचा बरुआ पहाड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और इसका कुछ हिस्सा कहां है? म्यांमार देश के अंदर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि नामचा बरुआ पहाड़ी भारत में हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी स्थान है या पूर्वी पर्वत श्रृंखला है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को पहले ही बता चुका हूं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा है वरहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? लघु हिमालय के बारे में, कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या ब्लैक माउंटेन कहा जाता है? नहीं। क्या धौलाधार कहा जाता है? ये भी नहीं कहा जाता। क्या पीर पंजाल कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। पहले बताया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले कि हिमालय पर्वतमाला भारत में पश्चिम में जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पहाड़ी तक स्थित है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। डोक्या भी सही आंसर नहीं है। इन बाकी के 3 आंसरों के बारे में भी देखिए, लघु हिमालय को भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है और भारत के सिक्किम राज्य में इसे डोक्या के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में स्थित है। क्या हाजीपुर दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है, काराकोरम दर्रे में है या नाथुला दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग दोस्तों बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। बाकी के तीनों दर्रों के बारे में भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाजीपुर दर्रा दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जहां से भारत में अधिकांश आतंकवादी घुसपैठ करते रहते हैं।
काराकोरम दर्रा भी दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। और एक नाथुला दर्रा दोस्तों भारत से चीन जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है या तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो ये थे दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको मैंने ध्यान से पढ़ाए हैं, आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या मेरी वीडियो क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।